इस मनहुआ में आज का दिन भी हर आम दिन जैसा ही है। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से जीवंत है, लेकिन कौन जाने कि अगला दृश्य कैसा होगा। एक व्यक्ति जो चौल की गली से गुजरते हुए खुद को छिपा रहा है, हर किसी पर नजर रखे हुए है। इतनी सावधानी से चल रहा है मानो वह कोई जासूस हो जो खुद को छिपाने और माहौल में घुल मिल जाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अहम मिशन हो। हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा है। लगता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सावधान हो गया हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। खैर, मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे तो मन ही मन उसका नाम फुसफुसाने की भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मैं इंडोनेशिया से सुरक्षित बच निकला। मुझे इसकी रिपोर्ट सीईओ बायरन को देनी चाहिए। मुझे सीईओ बिरंग को बताना होगा कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मैं उनकी नज़रों के सामने से बचकर निकल आया हूँ। उस आदमी की नज़रों से मुझे लगता है कि अब मुझे किसी अंडरग्राउंड बंकर में चले जाना चाहिए और कम से कम कुछ सालों तक वहीं ज़मीन के नीचे रहना चाहिए। और अब सामने आता है वह कारण जिसकी वजह से वह बूढ़ा आदमी इतना डरा हुआ था। वह अपने बिस्तर पर बैठा है, अभी अभी नींद से जागा है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि उसका काम क्या है। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है, अपने दिमाग में सारी जानकारी और उन घटनाओं को इकट्ठा करता है जिनका उसने अध्ययन किया था। जब उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ सुलझा लिया है, तो वह एक भयानक मुस्कान देता है, मानो वह पूरी तरह तैयार हो और उसे ठीक ठीक पता हो कि उसका निशाना कहाँ है। वह इतना आत्मविश्वास से भरा होता है जैसे वह पूरी दुनिया को जानता हो, और उसकी आंखें जो पूरी तरह से एक ही चीज पर टिकी होती हैं, हर बार यही बात बयां करती हैं कि वह कितना जानलेवा है। जब वह अपने शिकार को पहचान लेता है, तो वह बस शून्य में घूरता रहता है और सोचने लगता है कि वह अपने काम को कैसे अंजाम देगा। जब वह उस जगह पर पहुंचता है, तो वह पूरे इलाके में आग लगा देता है और फिर उस अंडरग्राउंड बंकर में घुस जाता है, मानो वह उस जगह का मालिक हो और यह सब तो होना ही था और उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह तेजी से दौड़ता है और उस बूढ़े आदमी से जोर से टकराता हुआ उसे जमीन पर पटक देता है। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे छोड़ दो। मेरे गार्ड्स तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मैं तो सीईओ से भी गुजारिश करूंगा कि तुम्हें एक बड़ी रकम दे। प्लीज, मैं मिन्नत करता हूँ। डुअल लाइफ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। फिर वह अपनी ही बात को नजरअंदाज कर देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और फिर वह अपने असासिन मोड में चला जाता है। और फिर बेहद संजीदगी से उसकी ओर देखते हुए वह अपनी आंखें खोलता है और कहता है, इंसान सोचते हैं कि जिंदगी एक चक्र है, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी नीचे, कभी ऊपर। लेकिन मेरे लिए हर दिन अप्रत्याशित था। जिंदगी कभी भी ऊंच नीच या संकीर्ण और विस्तृत होने के बारे में नहीं थी। मेरे लिए जिंदगी एक चुनाव थी जिसे मैंने खुद चुना। तो फिर तुम हा 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 यह सोचो कि तुमने जो कुछ भी किया वह बस एक बेवकूफ़ी थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगा कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। जब तुम इस प्रक्रिया के बारे में सोचोगे तो हर बार मरोगे। हर एक पल तुम्हें थर्रा देगा। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। लेकिन हमें बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है और हम उस बुजुर्ग का शरीर देखते हैं जो जमीन पर पड़ा है और खून से लथपथ है। और फिर हमारा एमसी हमारी तरफ बढ़ता है और कहता है, वो शेक्सपियर वाली बकवास क्या थी यार। इस बूढ़े आदमी ने मेरा मूड ही ऐसा कर दिया जैसे कोई ब्रिटिश आदमी बोले, कैन आई गेट अ वाटर ऑफ बॉटल। तो तुम, हाँ, तुम ही जो इस पैनल को देख रहे हो, शायद तुम मेरे बारे में जानने को उत्सुक होगे। तो मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मैं कॉलेज में था। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर की भीड़ भाड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे इस नए हीरो का मन अभी भी कल रात देखी उस फिल्म की यादों में फंसा हुआ है। भारी कदमों से सड़क पार करते हुए उसके दिमाग में बस वही मंजर घूम रहे हैं। कहीं समंदर की ऊंची लहरें पूरे शहर को निगल रही हैं, तो कहीं जलती हुई इमारतें और चारों तरफ फैला सन्नाटा। उसे रह रहकर बस वही एक बात याद आ रही है कि उस फिल्म में इस खूबसूरत दुनिया को हर मुमकिन तरीके से तबाह होते हुए दिखाया गया था।
पास ही लगे एक बड़े से बोर्ड पर लिखा है कि अंत तो बस एक शुरुआत है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। जैसे जैसे सुबह की रोशनी बढ़ रही है, उसके दिमाग में चल रही वो फिल्म और भी खौफनाक होती जा रही है। अब उसे सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि तबाही के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। आसमान से गिरते जलते हुए उल्कापिंड, सड़कों पर भागते हुए जॉम्बीज का झुंड, और बर्बादी के बीच खड़ा वो अकेला इंसान। वो सोचकर सिहर उठता है कि उस फिल्म में दुनिया का अंत हर मुमकिन तरीके से दिखाया गया था। पर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो फिल्म कितनी रियल लग रही थी, बल्कि सबसे ज्यादा डर तो इस बात का लग रहा है कि यह सब सच में होना कितना मुमकिन है। पास ही लगे उस फिल्म के पोस्टर की तरफ देखते हुए उसे महसूस होता है कि शायद यह अंत नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े और भयानक बदलाव की शुरुआत है। कसम से, क्या जबरदस्त फिल्म थी। मैं अब भी उसके जादू में खोया हुआ हूँ। काश मैं असल जिंदगी में भी इसका हिस्सा बन पाता। तो यहाँ स्टोरी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल क्लासरूम से। कोई स्पेशल चीज नहीं, सब कुछ सिंपल और डेली लाइफ जैसा लग रहा है। स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बोर हो रहे हैं, और कुछ अपने काम में लगे हुए हैं। क्लासरूम थोड़ा पुराना लग रहा है, जैसे काफी टाइम से यूज हो रहा हो। विंडो से सनलाइट आ रही है जो एक शांत लेकिन थोड़ा डल सा माहौल बना रही है। आगे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है, लेकिन सच में कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर दरवाजे के पास वो लड़का खड़ा है, बिल्कुल कैजुअली। ना कोई एंट्री स्टाइल, ना कोई एटीट्यूड, बस एक नॉर्मल सा लड़का। ना पॉपुलर, ना स्ट्रांग, ना ही कोई खास पर्सनालिटी दिख रही है। वो आसानी से बैकग्राउंड का हिस्सा लग रहा है। ये पैनल बस एक चीज सेट करता है, अभी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आगे कुछ बड़ा होने वाला है। लेफ्ट पैनल में हम उसे क्लास के बाहर खड़ा देखते हैं। 2B का लेबल दिख रहा है, और वो बस दरवाजे के पास कैजुअली खड़ा है। उसके हाथ पॉकेट में है, बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स है, लेकिन कुछ अलग सा लगता है। वो नर्वस नहीं है, बस थोड़ा अलग थलग, जैसे वो इस जगह का पूरा हिस्सा नहीं है। फिर मिडिल पैनल में हम क्लास के अंदर आते हैं। कुछ लड़कियां उसे नोटिस करती हैं और कहती हैं, वो फिर से लेट है। इससे पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है, वो हमेशा लेट आता है। लोग उसे जानते हैं, लेकिन किसी खास वजह से नहीं, बस एक आदत की तरह। राइट पैनल में कुछ और स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, क्या वो कल मूवी देखने नहीं गया था। अब ये एक और लेयर जोड़ता है, मतलब बाकी सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से चल रहा है। ना कोई रूल फॉलो करने की टेंशन, ना कोई खास इमेज बनाने की कोशिश। पूरी रो हमें ये दिखाती है, वो कोई स्पेशल नहीं है, ना पॉपुलर, बस एक नॉर्मल लड़का है जो बाकी सबसे थोड़ा अलग तरीके से जी रहा है। लेफ्ट साइड में हम मेन कैरेक्टर का क्लोजअप देखते हैं। वो अपनी डेस्क पर बैठा है, हाथ पर सिर टिकाकर, और उसके पास लिखा है सिर्फ एक मूवी। है ना, पहली नजर में ये सिंपल लगता है, जैसे वो बस कल देखी हुई मूवी के बारे में सोच रहा हो। लेकिन फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो देखो। हमें पूरी तबाही के सीन दिखते हैं। शहर बर्बाद हो चुका है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, आसमान अजीब लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक हो रहा हो। फिर एक बहुत बड़ी लहर शहर को खत्म करती हुई दिखती है। उसके बाद कुछ लोग खंडहरों में चलते हुए, जैसे कोई पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया हो। और आखिर में एक अकेला इंसान किसी सूट में पूरी तबाही के बीच चल रहा है। अब सबसे जरूरी बात, ये नॉर्मल मूवी के सीन नहीं लगते, ये बहुत ज्यादा रियल लगते हैं, बहुत डिटेल्ड, बहुत भारी। तो जब वो कहता है सिर्फ एक मूवी, है ना, तो अब ये एक सवाल जैसा लगने लगता है, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। ये रो पूरी फील बदल देती है, एक नॉर्मल स्कूल लाइफ से कुछ बहुत डार्क और बड़ा होने की तरफ। इस पैनल में माहौल फिर से शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर आखिरकार अपनी सीट पर बैठ चुका है, और धीरे धीरे अपना बैग खोल रहा है, जैसे ये बस एक और नॉर्मल स्कूल डे हो। उसके आसपास बाकी स्टूडेंट्स आपस में बात करने में बिजी हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन असली फोकस उस पर है। उसका सिर थोड़ा नीचे है, और उसका एक्सप्रेशन थका हुआ और दूर दूर सा लग रहा है। अभी जो कुछ हमने उसके दिमाग में देखा, उसके बाद भी वो डरा हुआ या पैनिक में नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से मानसिक रूप से थक चुका हो। और यही छोटी सी चीज इस पैनल को भारी बना देती है, क्योंकि जहां बाकी सब के लिए ये बस एक नॉर्मल स्कूल डे है, वहीं वो चुपचाप कुछ ऐसा अपने अंदर लेकर बैठा है जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। बाहर से सब शांत लग रहा है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे एक तूफान बन रहा है। और अब ये आखिरी पैनल एक बहुत अजीब और भारी एहसास छोड़ता है। मेन कैरेक्टर खिड़की के पास बैठा बाहर शहर को देख रहा है। उसका हाथ चेहरे को सहारा दे रहा है, और बाहर से वो शांत दिखता है, लेकिन उसके दिमाग में शांति बिल्कुल नहीं है। बाहर का पूरा माहौल अजीब लग रहा है। आसमान बहुत डार्क और भारी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े बादल पूरे शहर पर छाए हुए हैं, जिससे शहर छोटा और कमजोर सा लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया किसी बड़ी तबाही का इंतजार कर रही हो। शहर अभी भी खड़ा है, लेकिन माहौल ऐसा है जैसे खतरा पहले से ही ऊपर मंडरा रहा हो। और इस पैनल की सबसे ताकतवर चीज है इसकी खामोशी।
ना कोई एक्शन, ना कोई धमाका, बस वो चुपचाप बाहर देख रहा है, गहरी सोच में खोया हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो अपने दिमाग में दिख रही उन तस्वीरों को बाहर की असली दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जैसे उसके अंदर कहीं एक सवाल उठ रहा हो, अगर वो सिर्फ एक मूवी नहीं थी, तो ये पैनल चैप्टर को एक शांत लेकिन डर और रहस्य से भरी फीलिंग के साथ खत्म करता है। अब टॉप पैनल पहले से काफी ज्यादा जिंदा महसूस होता है। मेन कैरेक्टर अब अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ बैठा है और पहली बार हम देखते हैं कि लोग उससे नॉर्मली बात कर रहे हैं। उसके आसपास के लड़के उस डिजास्टर मूवी के बारे में एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं जो उन्होंने देखी थी। एक कहता है कि सुनामी वाला सीन देखकर उसे रोंगटे खड़े हो गए, जबकि दूसरा एस्ट्रॉयड वाले सीन को नेक्स्ट लेवल बता रहा है। उनके लिए ये बस एक पागलपन भरी मूवी थी, कुछ ऐसा जिसे देखकर मजा आए। एक दोस्त तो मजाक में ये भी कह देता है कि उसे उसका पार्ट 2 चाहिए, लेकिन फिर बातचीत थोड़ा अलग मोड़ लेती है। उनमें से एक कहता है, अगर ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ तो हमें तैयार रहना चाहिए। बाकी सब इसे मजाक और कैजुअल बातचीत की तरह ले रहे हैं, जैसे स्कूल में दोस्त अक्सर व्हाट इफ वाली बातें करते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादातर चुप रहता है और उसकी यही खामोशी अलग महसूस होती है। बाकी सबके लिए वो सिर्फ एंटरटेनमेंट था, लेकिन उसके लिए ये सब थोड़ा पर्सनल सा लग रहा है। अब दूसरी रो में बातचीत मजाक से निकलकर पूरी सर्वाइवल फैंटेसी की तरफ चली जाती है। उनमें से एक दोस्त सीरियस होकर बात करने लगता है कि अगर कभी दुनिया खत्म होने जैसी हालत आ गई तो वो क्या करेगा। उसकी कल्पना में एक बड़ा सुरक्षित बेस दिखाई देता है जिसके चारों तरफ बर्बाद शहर फैला हुआ है, जैसे तबाह दुनिया के बीच कोई आखिरी सुरक्षित जगह हो। फिर सब लोग मिलकर सर्वाइवल की बातें करने लगते हैं, जरूरी सामान, सुरक्षा, सप्लाई और डिजास्टर के लिए तैयार रहने की बातें। उनके लिए ये सब काफी एक्साइटिंग है, जैसे वो खुद किसी पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवी या गेम का हिस्सा हो। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप पीछे बैठकर उनकी बातें सुन रहा है और बाकी सबकी तरह उसे ये बातें बेवकूफी भरी नहीं लग रही। उसके दिमाग में तबाही की तस्वीरें उनकी बातों के साथ मिलने लगती हैं। जलते हुए शहर, टूटी हुई सड़कें और सरवाइव करने की कोशिश करते लोग, सब कुछ उसे अजीब तरीके से असली महसूस होने लगता है। और यही चीज इस रो को खास बनाती है। बाकी सबके लिए अपोकलिप्स सिर्फ एक कूल फैंटेसी है, लेकिन उसके लिए ये शायद सच हो सकता है। अब इस पैनल में बातचीत और भी ज्यादा पागलपन वाली दिशा में चली जाती है। उनमें से एक लड़का एक्साइटेड होकर उन गाड़ियों की बात करने लगता है जिनकी जरूरत पड़ेगी अगर कभी दुनिया बर्बाद हो गई। वो बड़े ट्रक्स, भारी गाड़ियां और तेज बाइक्स की कल्पना कर रहा है जिनसे वो टूटी हुई सड़कों और बर्बाद शहरों में घूम सके। जिस तरीके से वो बात कर रहा है उससे साफ पता चलता है कि वो इस पूरी फैंटेसी को बहुत एंजॉय कर रहा है। उसके लिए ये सब मजेदार लगता है, जैसे बिना किसी रूल्स वाली दुनिया में पूरी आजादी। और सच कहें तो पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे दोस्त लोग किसी मूवी या वीडियो गेम के अंदर सरवाइव करने के सपने देख रहे हों। लेकिन साथ ही पीछे दिखाई दे रही बर्बाद दुनिया इस सीन को थोड़ा डरावना भी बना देती है, क्योंकि चाहे वो लोग मजाक कर रहे हों, विजुअल्स बार बार याद दिलाते हैं कि ऐसी दुनिया असल में कितनी खतरनाक होगी। ऐसा लगता है जैसे कहानी एक साथ दो चीजें दिखा रही हो। उनके लिए ये सिर्फ मजेदार फैंटेसी है, लेकिन मेन कैरेक्टर के लिए शायद आने वाली रियलिटी। अब मिडिल पैनल में उनका एक दोस्त इस फैंटेसी को और भी आगे ले जाता है। वो ऐसी दुनिया की कल्पना करने लगता है जहां अब कोई नियम नहीं बचे, ना कोई सरकार, ना कोई नेटवर्क, ना नॉर्मल समाज, बस कुछ लोग जो एक टूटी हुई दुनिया में साथ सरवाइव कर रहे हों। उसके दिमाग में ये सब काफी एक्साइटिंग लगता है। खाली शहरों में घूमना, सप्लाई ढूंढना, अपने खुद के रूल्स बनाना और नॉर्मल दुनिया से पूरी तरह आजाद होकर जीना। सबसे डरावनी बात यह है कि वो ये सब कितनी कैजुअली बोल रहा है। उसके लिए सोसाइटी का कोलैप्स किसी डिजास्टर से ज्यादा एक एडवेंचर जैसा लग रहा है, जैसे वो डर नहीं, आजादी इमेजिन कर रहा हो। और जबकि बाकी लोग हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। पीछे दिखाई दे रही बर्बाद दुनिया इस पूरे सीन को थोड़ा डार्क बना देती है, क्योंकि कहानी धीरे धीरे एक बात समझाने लगी है, कल्पना और रियलिटी के बीच की लाइन शायद ज्यादा देर तक अलग नहीं रहने वाली। अब फोकस फिर से हमारे मेन कैरेक्टर पर आ जाता है। बाकी सबकी तरह वो जोर जोर से हंस नहीं रहा, ना ही ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा है। वो बस चुपचाप बैठा है, हाथ पर ठुड्डी टिकाए हुए, और उनकी बातों के बारे में सच में सोच रहा है। फिर वो एक ऐसी बात बोलता है जो माहौल बदल देती है। एक शांत जिंदगी, अच्छा सामान, कुछ भरोसेमंद दोस्त, इतना बुरा भी नहीं लगता। ये लाइन पूरी फील बदल देती है। पहले ऐसा लगता है जैसे वो भी मजाक में उनका साथ दे रहा हो, लेकिन जिस तरह वो ये बोलता है उससे लगता है कि वो अंदर से सीरियस है, शांत और सोच में डूबा हुआ। जैसे उसके अंदर का एक हिस्सा सच में ऐसी दुनिया को पसंद करने लगा हो, एक ऐसी दुनिया जहां वो नॉर्मल लाइफ से दूर होकर अपने तरीके से जी सके। और यही चीज इस पैनल को खास बनाती है। अब ये सिर्फ फैंटेसी नहीं लगती, पहली बार ऐसा महसूस होता है कि उसका एक हिस्सा उस दुनिया को स्वीकार करने लगा है, उससे डरने के बजाय। अब चौथी रो में माहौल एक बार फिर बदलने लगता है। जो बातचीत पहले मजाक और इमेजिनेशन जैसी लग रही थी, वो अब धीरे धीरे ज्यादा सीरियस होने लगती है। उनमें से एक दोस्त बात करता है कि अगर सच में ऐसी डिजास्टर वाली सिचुएशन आ गई
तो लोग पैनिक करने लगेंगे। खाना खत्म हो जाएगा, शहरों में केओस फैल जाएगा और कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। जैसे जैसे वो लोग बात करते हैं, पीछे के विजुअल्स भी और डार्क होने लगते हैं। टूटी हुई सड़कें, भागते हुए लोग, आसमान में उठता धुआं। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सोसाइटी उसी समय टूट रही हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज है मेन कैरेक्टर का रिएक्शन। बाकी सबकी तरह वो अब इसे मजाक की तरह नहीं ले रहा। उसका एक्सप्रेशन ज्यादा फोकस्ड और अनईजी हो जाता है, जैसे उनकी हर बात उसके दिमाग में पहले से मौजूद उन अजीब विजन से जुड़ रही हो। बाकी लोगों के लिए ये अभी भी सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन उसके लिए ये किसी वार्निंग जैसा महसूस होने लगा है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि हमारे आसपास का माहौल बदल जाता है और एमसी एक अलग आउटफिट और लुक में है। कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज लिख रहा है, मानो वह अपना पूरा जोर लगा रहा हो। हम देखते हैं कि उसके आसपास का माहौल इस तरह बदल जाता है, मानो उसके पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट और प्रेशियस चीज हो जिसे वह जाने नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि अपने हाथों से फिसलने भी नहीं देना चाहता। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं, जो एक बेवकूफ है और अपोकलिप्स से पहले चीजों की नोट्स या कहें कि एक चेकलिस्ट बना रहा था। यह एक आम लड़के की कल्पना की तरह है, जहां अपोकलिप्स आती है और हर लड़का मुख्य किरदार बन जाता है। यह एक ऐसी कल्पना की तरह है जिसे हर लड़के और आदमी ने जिया है। अब यहाँ हमें समझ आता है कि असल में हुआ क्या था। मेन कैरेक्टर पूरी तरह अपने ही दिमाग में खो गया था। वो डिजास्टर वाले विजन्स, अपोकलिप्स, बर्बाद शहर, ये सब उसे इतने रियल लग रहे थे कि वो क्लास में पूरी तरह खो सा गया। और तभी टीचर उसे नोटिस कर लेते हैं। बिना वार्निंग दिए टीचर उसकी तरफ कुछ फेंकते हैं और चिल्लाते हैं, फिर से सो रहा है क्या। उसी पल उसकी तंद्रा टूट जाती है। पूरी क्लास उस तरफ देखने लगती है। कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं। बाकी सबके लिए ये बस एक फनी क्लासरूम मोमेंट है। एक लड़का क्लास में सोते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसके लिए बात अलग है। वो आराम से सो नहीं रहा था, उसका दिमाग कहीं और फंसा हुआ था। इसलिए जब वो अचानक वापस रियलिटी में आता है तो ऐसा लगता है जैसे असली दुनिया ने उसे जबरदस्ती उन डार्क थॉट से बाहर खींच लिया हो। ये पैनल एक शानदार कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक पल पहले वो अपने दिमाग में दुनिया का अंत देख रहा था और अगले ही पल वो वापस क्लासरूम में टीचर की डांट सुन रहा है। अब ये पैनल छोटा जरूर है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फील होता है। टीचर ने जो चीज उसकी तरफ फेंकी थी वो सीधा उसकी तरफ आती है, लेकिन किसी के प्रॉपर्ली रिएक्ट करने से पहले ही वो तुरंत उसे डॉज कर देता है। ना पैनिक, ना कंफ्यूजन, उसका शरीर बस अपने आप मूव कर जाता है और यही चीज सबको सरप्राइज कर देती है। पीछे बैठे स्टूडेंट्स भी शॉक लग रहे हैं, क्योंकि जो लड़का एक सेकंड पहले सोया हुआ लग रहा था, उसने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर दिया। उसका एक्सप्रेशन भी अजीब लगता है। वो पूरी तरह अवेक या एनर्जेटिक नहीं दिख रहा। उसकी आंखें अभी भी थकी हुई और खोई हुई लग रही हैं, लेकिन फिर भी उसके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प थे कि उसने परफेक्टली बचाव कर लिया। ये छोटा सा मोमेंट क्वाइटली एक बड़ी चीज हिंट करता है। शायद उसके दिमाग में चल रहे वो विजन्स और थॉट्स धीरे धीरे उसे बदलने लगे हैं, बिना उसे खुद एहसास हुए। अब टीचर को भी एहसास हो जाता है कि अभी कुछ अजीब हुआ है। जैसे ही मेन कैरेक्टर पहली चीज को डॉज करता है, टीचर तुरंत फिर से रिएक्ट करते हैं और उसकी तरफ एक और चीज फेंकते हैं, जैसे अब वो उसे टेस्ट करना चाहते हो। अच्छा, फिर ये कैसे बचाएगा। टीचर गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा सरप्राइज भी है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आधा सोया हुआ दिखने वाला लड़का इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा। अब पूरी क्लास भी ध्यान से देखने लगी है। जो पहले एक नॉर्मल पनिशमेंट लग रहा था, वो अब कुछ अनयूजुअल सा महसूस होने लगा है। और सबसे अजीब बात, मेन कैरेक्टर अभी भी शांत दिख रहा है, शायद जरूरत से ज्यादा शांत। यही चीज इस सीन को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब ये सिर्फ एक स्टूडेंट की डांट नहीं रही। पहली बार कहानी धीरे से हिंट देती है कि शायद उसके अंदर कुछ अलग है, और फिर दूसरी बार फेंकी गई चीज सीधे उसे लग जाती है। इस बार वो पूरी तरह रिएक्ट करने से पहले ही चीज उसके सिर के साइड में जाकर लगती है। उसी पल वो पूरी तरह रियलिटी में वापस आ जाता है। इस पैनल की सबसे मजेदार चीज उसका कॉन्ट्रास्ट है। एक सेकंड पहले उसने पहली चीज को इतनी तेजी से डॉज किया था कि वो बिना कोशिश किए कूल लगने लगा था, लेकिन अब वो सबसे बेवकूफी वाले तरीके से हिट हो जाता है। शायद पूरी क्लास भी यही सोच रही होगी, अच्छा इतना भी स्पेशल नहीं है ये। लेकिन फिर भी उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग लगता है। वो तुरंत गुस्से या शर्मिंदगी में नहीं दिखता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसे इरिटेशन हो रही हो कि उसे जबरदस्ती उन थॉट से बाहर खींच लिया गया। तब टीचर कहते हैं कि हमारा एमसी एशिया में है, हॉलीवुड में नहीं, ताकि चप्पल से चोट ना लगे। अब पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। स्टूडेंट्स उसकी तरफ इशारा करके उसे डे ड्रीम किंग बुलाने लगते हैं और पूरा सीन मजाक बन जाता है। जो थोड़ी देर पहले उसका कूल डॉज वाला मोमेंट था, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब वो कुछ सेकंड के लिए पूरी क्लास का एंटरटेनमेंट बन गया है। वहीं टीचर अब पूरी तरह इरिटेट हो चुके हैं। वो गुस्से में उसे फ्यूचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लेक्चर देने लगते हैं। साफ दिख रहा है कि उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि ये लड़का बार बार क्लास में खो जाता है। लेकिन जब बाकी सब हंस रहे हैं और मजे ले रहे हैं, मेन कैरेक्टर बस चुपचाप बैठा रहता है। और सच कहें तो उसकी यही खामोशी बहुत कुछ कहती है। ना वो बहस करता है, ना खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो बस सब कुछ क्वाइटली सुनता रहता है, जैसे अंदर से पूरी तरह मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका हो। ऐसा लगता है जैसे क्लास की ये एम्बैरेसमेंट उसके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी चीज उसके दिमाग के अंदर चल रही है। इस पैनल में टीचर उसे डांटना जारी रखते हैं और धीरे धीरे क्लास का माहौल फिर शांत होने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि उन्हें ये पूरा सीन मजेदार लग रहा है, लेकिन मेन कैरेक्टर वो लगभग कोई रिएक्शन ही नहीं देता। वो बस चुपचाप बैठा रहता है, जैसे वो बाकी सबसे अलग हो।
फिर हमें उसके चेहरे का क्लोजअप दिखता है। उसकी आंखें बिल्कुल भी क्लासरूम पर फोकस नहीं लगती। ऐसा महसूस होता है जैसे वो टीचर की बातें सुन तो रहा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन्हीं अजीब विजन्स और थॉट्स में फंसा हुआ है। और यही चीज इस पैनल को एक नॉर्मल स्टूडेंट गेट स्कोल्डेड वाले सीन से अलग बनाती है। ज्यादातर लोग एम्बैरेसमेंट या इरिटेशन महसूस करते, लेकिन वो डिस्कनेक्टेड लगता है, ऑलमोस्ट नम, जैसे उसके दिमाग पर एक साधारण लेक्चर से कहीं ज्यादा भारी चीज का बोझ हो। अब मिडिल पैनल में टीचर का लेक्चर अभी भी चल रहा है, लेकिन पूरा फोकस मेन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन पर आ जाता है। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और एक पल के लिए उसकी आंखें अचानक बहुत शार्प लगने लगती हैं, जैसे उसके अंदर अचानक कुछ कनेक्ट हुआ हो। क्लासरूम का शोर पीछे चला जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे उसके थॉट्स फिर से उसे खींचने लगे हों। वो क्लास में बैठा जरूर है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन्हीं डिजास्टर विजन्स में अटका हुआ लगता है। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग दिखाई देती है, ना डर ना कंफ्यूजन, बल्कि जैसे उसे कुछ समझ आने लगा हो, जैसे जो चीजें उसने पहले देखी थीं वो अब सपने कम और मेमोरीज ज्यादा लगने लगी हों। और यही इस पैनल को अनसेटलिंग बनाता है, क्योंकि कहानी धीरे धीरे हिंट दे रही है कि उसके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता। अब इस पैनल में हम उसे क्लासरूम के बाहर अकेले खड़ा देखते हैं। लगता है टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया है, दरवाजा बंद है और अंदर शायद क्लास वैसे ही चल रही है, लेकिन बाहर का माहौल अजीब तरह से शांत महसूस होता है। वो आराम से दीवार के पास खड़ा है, हाथ पॉकेट में डाले हुए, और सबसे अजीब बात, वो शर्मिंदा भी नहीं लग रहा। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकाले जाने पर इरिटेट या फ्रस्ट्रेटेड दिखते, लेकिन वो ऑलमोस्ट रिलैक्स्ड लग रहा है, जैसे क्लास के अंदर रहने से ज्यादा सुकून उसे बाहर खड़े रहने में मिल रहा हो। हॉलवे की विंडो से आती हुई धूप पूरे सीन को काम फीलिंग देती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अभी भी वही डिस्टेंट फीलिंग दे रहा है, जैसे उसका दिमाग इस स्कूल से बहुत दूर कहीं और भटक रहा हो। और यही चीज ये पैनल क्वाइटली रिवील करता है। वो फिजिकली एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मेंटली वो उससे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। अब ये पैनल हमें अंदर से बताता है कि मेन कैरेक्टर असल में क्या महसूस कर रहा है। वो हल्का सा पीछे मुड़कर क्लासरूम की तरफ देखता है और उसका एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड और डिटैच्ड लगता है। फिर हमें उसके मन की आवाज सुनाई देती है, ये मेरी जगह नहीं है, ये मेरा समय नहीं है। ये लाइन बहुत भारी फील होती है। उसके आसपास नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल क्लासेस हैं, नॉर्मल बातें हैं, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे स्कूल से नफरत है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग इस सबसे बहुत आगे निकल चुका है। इतने सारे डिजास्टर थॉट्स, सर्वाइवल आइडियाज और अजीब विजन्स के बाद अब एक बोरिंग क्लासरूम में बैठना उसे पूरी तरह मीनिंगलेस लगने लगा है। और जिस तरह वो जाते जाते पीछे देखता है, वो ऑलमोस्ट सिंबॉलिक फील होता है, जैसे वो सिर्फ क्लास छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जिंदगी से भी दूर होता जा रहा है। क्या बेकार टाइम वेस्ट है ये? अब तो इन लोगों में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। खैर, चलो बाहर चलते हैं, शायद वहां मेरे लिए कुछ हो। ये बूढ़ा आदमी भी हर चीज ऐसे पढ़ाता है जैसे कोई कविता सुना रहा हो। आखिर ऐसे कौन पढ़ाता है यार? खैर, मुझे लगता है पास के किसी मॉल वगैरह में घूम आना चाहिए। यही वही गंदी सड़कें हैं, हर तरफ घटिया लोग खुलेआम स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन नहीं, उस बूढ़े कमीने टीचर की हिम्मत नहीं कि उन्हें कुछ बोले। क्यों? क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हैं। सच में कितना घटिया सिस्टम है। अगर उनमें इतना दम ही नहीं कि उन लोगों के सामने खड़े हो सकें, तो फिर हमारे जैसे लोगों पर रौब क्यों दिखाते हैं? एक दिन मैं इस बूढ़े आदमी को उसकी असली औकात जरूर दिखाऊंगा। इन दीवारों को ही देख लो, छी, पूरी गंदी कर रखी है। कहीं थूका हुआ है, कहीं राख पड़ी है, कहीं ड्रिंक गिराई हुई है। भगवान जाने और क्या क्या चिपका रखा है इन लोगों ने। और ये बेवकूफ़ लोग अगर इतना ही पेंटिंग का शौक रखते हैं तो अपने घर की दीवारों पर करें ना। स्कूल को क्यों खराब कर रहे हैं? सीरियसली, कितना मेस्ड अप माहौल है। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो आसपास किसी मॉल वगैरह चलते हैं। अगर सच कहूँ तो बाहर की दुनिया कहीं ज़्यादा बेहतर लगती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, ये स्कूल प्रेसिडेंट और स्टूडेंट काउंसिल वाले आखिर होते कहाँ हैं? मतलब सीरियसली, नाम के लिए तो मौजूद हैं, लेकिन कभी दिखाई ही नहीं देते। मुझे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए थे ताकि किसी अच्छे कॉलेज में जा पाता। खैर छोड़ो, लेकिन मानना पड़ेगा ये जगह काफ़ी लाइवली है। चलो देखते हैं। मैं कभी किसी बार में गया ही नहीं। चलो आज देखते हैं अंदर कैसा होता है। अच्छी बात है कि यहाँ आईडी वगैरह चेक नहीं करते। वैसे भी ये कोई बड़ा क्लब नहीं है, और ऑनेस्टली मेरी बॉडी अब काफ़ी बड़ी लगती है, भले ही चेहरा अभी भी बच्चे जैसा दिखता हो। कभी कभी मुझे अपने मार्शल आर्ट्स और जिम वाले दिन याद आते हैं। उस समय अलग ही फीलिंग थी। खैर, चलो इस वॉइड क्लब के अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का सीन कैसा है, लोग कैसे हैं। अब ये पैनल पूरी कहानी का वाइब बदल देता है। जैसे ही वो बार के अंदर आता है, माहौल तुरंत भारी, ठंडा और डेंजरस फील होने लगता है। स्कूल की नॉइजी दुनिया के मुकाबले ये जगह ऊपर से शांत लगती है, लेकिन अंदर एक अजीब साइलेंट टेंशन छुपी हुई है। और फिर हम उसे आराम से बैठे हुए देखते हैं, जैसे वो पहले से ही इस दुनिया का हिस्सा हो। एक हाथ चेयर पर टिका हुआ, चेहरा शांत, पोस्चर रिलैक्स्ड, लेकिन उसकी बातें उसके माइंडसेट के बारे में सब कुछ बता देती हैं। ये सीट हर किसी के लिए नहीं होती, इसे कमाना पड़ता है। ये लाइन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं लगती, बल्कि उसकी पर्सनल फिलॉसफी जैसी महसूस होती है।
उसके लिए रिस्पेक्ट और पावर ऐसी चीजें नहीं हैं जो किसी को आसानी से मिल जाए। उसकी नजर में दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की वैल्यू करती है जो खुद अपनी जगह छीनना जानते हैं। फिर नरेशन और भी हार्ड हो जाती है। इस दुनिया में पावर दी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। और सच कहें तो यही वो पल है जहां मेन कैरेक्टर पहली बार एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जैसा लगना बंद कर देता है। क्लासरूम में वो बस बोर्ड और डिस्कनेक्टेड लगता था, लेकिन यहाँ यहाँ वो पहली बार सच में अवेक महसूस होता है। जैसे ये डार्क माहौल, ये डेंजरस दुनिया उसे स्कूल से कहीं ज्यादा नेचुरल लगती हो। अब ये पैनल हमें पहली बार वॉइड बार के अंदर की असली दुनिया दिखाता है। जगह सरप्राइजिंगली काफी शांत है, ना ज्यादा शोर, ना कोई पागल पार्टी वाला माहौल, बस हल्की रोशनी, धीमी बातें और अपने अपने काम में लगे लोग। बारटेंडर चुपचाप ग्लास साफ कर रहा है और लोग आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं, जैसे ये उनके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल रात हो। और इसी माहौल के बीच मेन कैरेक्टर क्वाइटली जाकर काउंटर पर बैठ जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो यहाँ कितना कंफर्टेबल लग रहा है। स्कूल में वो हमेशा सबसे डिस्कनेक्टेड फील करता था, लेकिन इस बार के अंदर उसका पोस्चर कहीं ज्यादा नेचुरल और रिलैक्स्ड लगता है। जैसे वो इस जगह को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ किस तरह के लोग आते हैं। और इस बार का डार्क एटमॉस्फेयर उसके माइंडसेट से परफेक्टली मैच करता है। ना फेक स्माइल्स, ना नॉइजी क्लासमेट्स, बस साइलेंस, स्मोक, अल्कोहल और शांत चेहरों के पीछे छुपे अजनबी लोग। पहली बार ऐसा लगता है जैसे वो ऐसी दुनिया में आया है जिसमें उसे सच में इंटरेस्ट है। और फिर सिर्फ एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। बार अभी भी शांत था, तभी पास में बैठा एक आदमी अचानक बंदूक निकाल लेता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई बड़ी बहस, बस एक ठंडी कैजुअल मूवमेंट, और फिर गोली चल जाती है। सामने बैठा आदमी उसी पल गिर जाता है और पीछे की सीट पर खून फैल जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है? कोई चिल्लाता नहीं, कोई पैनिक नहीं करता। बारटेंडर आराम से ग्लास साफ करता रहता है। लोग अपनी सीटों पर वैसे ही बैठे रहते हैं, जैसे यहाँ वायलेंस कोई नई चीज ही नहीं हो। और इसी सबके बीच मेन कैरेक्टर चुपचाप बैठा हुआ पूरा सीन देखता रहता है। पहले उसके चेहरे पर शॉक दिखता है, लेकिन डर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये जगह आखिर है क्या। एक नॉर्मल इंसान तो तुरंत पैनिक कर जाता, लेकिन यहाँ यहाँ मर्डर भी जैसे एक नॉर्मल रात का हिस्सा हो। और इसी पल कहानी पहली बार दिखाती है कि वॉइड असल में कैसी जगह है। ये क्या बकवास था? सबसे पहले तो ये हुआ कैसे इतना अचानक? धत, ये तो एक सेकंड में ही पूरी तरह एस्केलेट हो गया। लगता है कोई रिवेंज मामला था या फिर किसी तरह का बाउंटी था। जो भी था, लगता है यहाँ आकर मैंने बड़ी गलती कर दी। और इन लोगों को देखो, इनके चेहरे पर जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब सीरियसली, ये लोग आखिर हैं कौन? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, जैसे ये सब इनके लिए नॉर्मल हो। ओ शिट, लगता है मैं किसी गैंग टेरिटरी में आ गया हूँ। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? हालांकि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि मुझे अंदर से एक्साइटमेंट क्यों फील हो रही है। मतलब सीरियसली, मैं कोई साइकोपैथ नहीं हूँ, लेकिन छोड़ो, लगता है या तो यहाँ हर कोई इस चीज में इन्वॉल्व है या फिर ये इनके लिए रोज का काम है। लेकिन सीरियसली, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अगर मैंने मुंह खोला तो कौन जाने अगला नंबर मेरा ही आ जाए। मतलब सच में भाड़ में जाए यार ये सब। मैं तो बस क्लास बंक करके थोड़ा अच्छा फील कर रहा था, और तभी ये आदमी पता नहीं कहां से आ टपका। कभी कभी लगता है भगवान ने इसे खास मेरे लिए भेजा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था। हे किड, थोड़ा खुद को काम करो। भले ही तुम ये सब अपने मन में बोल रहे हो, लेकिन यहाँ हर कोई तुम्हारे थॉट्स समझ सकता है। डोंट वरी, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं एक ऑफिशियल असैसिन हूँ। क्या? एक असैसिन? धत, यही तो मेरी तरह की चीज है। अब समझ आया आज मेरा लकी डे क्यों लग रहा था। मतलब वाओ, तुम्हारा काम तो काफी थ्रिलिंग होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अरे ओए रुको, क्या कर रहे हो तुम? किड, मेरा बैग वापस करो अभी। आजकल के बच्चों के बिना पता नहीं कैसी कैसी वाइल्ड फैंटेसीज होती हैं। मुझे तेज भागना होगा। अच्छा हुआ उसने अपनी गन पीछे रखी हुई थी। मैं ये बैग वापस नहीं करने वाला जब तक वो मुझे अपने साथ असैसिन की तरह ट्रेन ना करे या खुद मुझे असैसिन ना बना दे। तुम समझ नहीं रहे हो कि क्या बोल रहे हो किड? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ना ही कोई ड्रामा जिसमें जब चाहो हिस्सा ले लो। ये दुनिया अलग है, यहाँ लोग मजे के लिए नहीं आते, और जो एक बार अंदर आ जाता है उसके लिए वापस लौटना आसान नहीं होता। इट्स नॉट अ गेम। मुझे पता है ये पागलपन है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। ये नॉर्मल जिंदगी बहुत बोरिंग है, और मैं बाकी लोगों की तरह हर चीज की कंप्लेंट भी नहीं करूंगा। अगर चाहो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लो,
लेकिन एक बात साफ है, जब तक तुम मुझे अपने साथ ज्वाइन नहीं करने दोगे तब तक मैं तुम्हारा बैग वापस नहीं करूंगा। तुम्हारे अंदर सच में एक स्पार्क है, ठीक है, मैं तुम्हें रिक्रूट करूंगा और तुम्हारी मसल एनाटॉमी भी ठीक ठाक हालत में है। फाइन, अब मेरे साथ चलो और ज़्यादा सवाल मत पूछना, मैं तुम्हें हर चीज़ का जवाब देने वाला नहीं हूँ। वैसे तुम्हारा काम एग्जैक्टली है क्या? क्या तुम बस पूरे दिन लोगों को ऐसे ही घूरते रहते हो या फिर मिस्टीरियस बनकर घूमना तुम्हारा हॉबी है? मैं सच में जानना चाहता हूँ। मेरा मतलब, तुम बस पैसों के लिए लोगों को मारते हो, सही कहा ना मैंने? या फिर उससे भी ज्यादा कुछ करते हो? क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हो? हम इस नॉर्मल सी बिल्डिंग में क्यों जा रहे हैं जो सबके सामने खुली जगह में बनी हुई है? मतलब यही तुम्हारी जगह है? रुको, नो वे, ये सच में रियल है?